ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज है। प्रस्तुत है वीकली इंफोटेनिंग प्रोग्राम आज के मेहमान। आज की कड़ी में हम आपसे मिलवा रहे हैं एक ऐसे मल्टी टैलेंटेड शख्स से जो फ्रीलांस राइटर हैं, पोएटेस हैं, बैकग्राउंड वॉइस आर्टिस्ट हैं और अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलर सिंगिंग रियलिटी शो अरुणाचल आइडल की ऑफिशियल होस्ट हैं और उनका नाम है नांग लीजा मनपंग। तो आइए मिलते हैं नांग लीजा मनपंग से और जानते हैं बहुत कुछ उनके बारे में। लीजा, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच इतना लंबा इंट्रोडक्शन देने के लिए, लेकिन बहुत खुशी हुई आपका रेडियो स्टेशन में आके। जी, तो लीजा, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई और आप कहाँ से? मैं बेसिकली नामसाई से हूँ। नामसाई छोटा सा टाउन चौंकम से और मेरी स्कूलिंग वही मेरे खुद के नेटिव विलेज में ही हुई थी। गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ के मैं बड़ी हुई हूँ। एंड उसके बाद मैं शिलोंग गई थी। सेंट एंथनीज कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ था और वहाँ से मैं लॉकडाउन के बाद वापस घर आई थी। उसके बाद से ये ऑफिशियल होस्टिंग वगैरह मैंने शुरू किया था। जी, तो हमने कहीं पढ़ा कि आप एक फ्रीलांस राइटर भी हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो फ्रीलांस राइटर की बात करते हैं तो बहुत कम लोगों को इसके बारे में क्लैरिटी है, तो कुछ कहेंगे इस बारे में? फ्रीलांस राइटर मुझे खुद भी नहीं पता, क्योंकि मैंने शुरू किया था सिंस फ्रॉम चाइल्डहुड। ओके। जब मैं छोटी थी तो आई वॉज अ वेरी इंट्रोवर्टेड काइंड ऑफ पर्सन, तो मैं ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी मेरे फीलिंग्स को। तो मुझे डायरी लिखना बहुत पसंद था। जी। उसके बाद लेटर्स लिखना बहुत पसंद था। एंड मेरी सर्कल बहुत छोटी हुआ करती थी। तो मेरा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, मेरी फैमिली हुआ करती थी, तो उनसे भी ज़्यादा बातें नहीं होती थी, तो मैं लेटर के थ्रू उनसे बातचीत किया करती थी। उसके बाद डायरी लिखती थी। एंड देन व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तब मैंने शायद एज अ राइटर शुरू किया था पोम्स लिखना। जी। क्योंकि तब समय मैंने लिटरेचर लिया था, तो एंड दैट्स आल्सो बाय एक्सीडेंट। ओके, तो जी। क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स लेना चाहती थी, तो माय फादर वाज लाइक तुम्हें सेंट एंथनीज, एडमंड्स या फिर मैरीज में ही कॉलेज लेना होगा, वरना तुम शिलोंग में पढ़ नहीं सकती हो। ओके, तो तब मैंने बहुत सोचा। देन वहाँ में इकोनॉमिक्स लेना थोड़ा टफ था, क्योंकि मेघालय बोर्ड इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम CBSE। उनका प्रैक्टिकल अलग होता है, थियरी अलग होता है, तो वहाँ जाके बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था। एंड वो लोग पहले ही कट ऑफ परसेंटेज से स्टूडेंट्स सेलेक्ट कर चुके थे, तो मेरा एडमिशन होना बिल्कुल मुश्किल हो रहा था। तो मुझे वहाँ के ही प्रोफेसर ने सजेशन दिया था कि आप लिटरेचर ले लो, उसके बाद एज एन ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक्स को ले लो। ओके। तो जब मैंने लिटरेचर लिया तो आई थॉट कि बस स्टोरीज पढ़ना है, जैसे कि मैं बचपन में पढ़ा करती थी, नॉवल वगैरह, बस वही पढ़ना है। तब जाके मुझे पता चला कि लिटरेचर इज़ सो वास्ट। उसमें जॉनरास अलग होते हैं, पोएम्स अलग होते हैं, देन पोएम्स का हिस्ट्री पढ़ना होता है, राइटर्स लोग का हिस्ट्री पढ़ना होता है। तब जाके फर्स्ट सेमेस्टर के बाद मैंने सेकेंड सेमेस्टर में आई थिंक फिट इन होना शुरू हुआ था लिटरेचर बैकग्राउंड में। उसके बाद मैंने सोचा कि लिखती तो मैं भी अच्छा ओके। लिखती तो मैं भी अच्छा हूँ बोल के। और वहाँ में एक रिसोर्स पर्सन आया था, देयर वाज वन प्रोफेसर, उनका नाम तिमोथी सुब्बा बोल के। he came and he told that everything that you have written that expresses your reality and through your words and also speaks about the universal truth, that's we call writing. Okay. तो तब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मैं भी लिखती हूँ, तो शायद मैं भी राइटर हूँ। तब जाके आई थिंक राइटिंग मैंने वहाँ से परस्यू किया। जी, तो जब राइटिंग की बात करते हैं तो आपने बहुत सारे पोम्स भी लिखे हैं, तो जानना चाहेंगे कि जो जॉनर आप फॉलो करते हैं, कौन सा जॉनर में लिखते हैं? मैं जॉनरा बोल के नहीं, आई थिंक आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम माई लाइफ। जैसे मैं बचपन में लिखा करती थी अपने दोस्तों के बारे में, एंड देन अबाउट माई पेरेंट्स, एंड देन मेरे फीलिंग्स को लेके, तो उसको लैमेंटेशन भी बोल सकते हैं, लिमरिक भी बोल सकते हैं। एंड देयर आर लॉट ऑफ जॉनर्स। पोएम अगर
हम लोग देखें तो एलर्जी भी बोल सकते हैं, लेकिन मेरा तो फ्रेगमेंटेड टाइप होते हैं एंड देन आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम अ लॉट ऑफ राइटर्स व्हेन आई राइट। जब मैं लिखती हूँ तो मुझे दूसरों के राइटिंग पढ़ना अच्छा लगता है एंड देन वहाँ से इंस्पिरेशन लेके भी मैं लिखती हूँ। ओके, तो आप एक फिक्स्ड जॉनर को फॉलो नहीं करती। हाँ, मैं फिक्स जॉनर को फॉलो नहीं करती। तो लिसा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में भी आजकल बहुत सारे राइटर्स उभर कर आ रहे हैं और बहुत अच्छा लिख रहे हैं। तो अगर आपको चुनना हो या किसी के बारे में कहना होता है अरुणाचल प्रदेश के राइटर्स के बारे में क्या कहेंगे और किसे चुनेंगे? I heard a lot of about ममंग दाई, उनके बारे में मैंने बहुत सुना था। जब मैं वहाँ में थी शिलोंग में, तो आई यूज टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम द वेस्टर्न राइटर्स अलॉट, क्योंकि वहाँ में वेस्टर्न राइटिंग के बारे में ही हम लोग को ज़्यादा पढ़ाया जाता है। तो जब मैं ईटानगर आई थी तब मुझे ममंग दाई के बारे में पता चला। शी राइट्स अबाउट social cause and everything, तो even from a women's perspective also I would say कि ममंग दाई मेरी फेवरेट है अभी तक। ओके, तो एज ए होल पूरा जब पूरा वर्ल्ड की बात करते हैं या तो इंडिया की बात करते हैं, तो आपको चुनना हो तो किसे चुनेंगे? इंडिया में देयर वाज वन राइटर विक्रम सेठ एंड और एक था द शैडो लाइन्स बोल के, उनका वहाँ का राइटर जो था उनका नाम तो भूल गई, बट उनका राइटिंग मुझे बहुत अच्छा लगा। इट वाज सिंपल एंड इट वाज वेरी एक्सप्रेसिव, बट जब मैंने उनका वो द शैडो लाइन्स पढ़ा था, व्हाट फैसिनेटेड मी मोस्ट वाज द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो उन्होंने वहाँ डाला था। लाइक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज लाइक वन थॉट चैनलाइज टू अनदर थॉट एंड ऐसे करके उन्होंने अपना वो पूरा किया था। अ लॉट ऑफ पीपल विल गेट कंफ्यूज व्हेन दे रेड अबाउट द शैडो लाइन्स, बट मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि वो थॉट प्रोसेसिंग होते होते लास्ट में इट वाज एन इमोशनल एंडिंग। इज इट अमिताभ घोष? हाँ, अमिताभ घोष। ओके, यस, उनको ही सोच रहा था, भूल गया था उनका जी। नाम। तो वो बहुत अच्छा लिखते हैं। तो जैसे अभी जैसे आप लिखती भी हैं, पर्टिकुलर पोम्स लिखती हैं, तो आपका अपना लिखा हुआ पोम्स एक कुछ सुनाएंगे? ओके, ये I've written this, it's a love confession. So आजकल I'm into love and everything, तो वो कलेक्शन भी मैं बना रही हूँ। तो उसका वजह से this is the last poem I've written so far. तो it goes like this. On the 5th of August, my hands are sweating, palpitating, optics grow wider and wider at the sounds of footsteps. All my senses cling to the door, with a figure in my imagination, a smile that says, "Here's," with seemingly tearful eyes waiting to explode, telling myself, just a couple more minutes. But the darkness is irresistible. The feeling that I'll have to wait again, telling myself it is the last time. Deep down, I know you tried hard. Please don't leave me here all alone. I smile, hoping the bell will ring, and at the entrance, I'll meet the brown eyes, and all will be worth it. I beg deep down, please don't ruin it. I wait for the shadows of the earth to drink up the sunlight from my room, waiting all day for my phone to light up. I wait till the other voices fade to white, waiting all day to hear your voice all night, even if it's just murmurs or whispers. But the lights turn on, and again I am all alone, left with a pen or paper. It's cold and empty, and every slight sound can be heard. Nothing hurts, but nothing smiles. I close my eyes and remember your face. From the corner of my eye, a warm liquid flows down. My pen lay motionless in my hand, and tears fall down on paper, wondering to find what they yearn for. I brush it off and write, I'll wait for you on the shore like a lighthouse, guiding your way through the dark waves of life, hoping you'll see my light. My heart grows fragile and my soul withers, my eyes a little foggy
You're staying in your reality, and I'm waiting for you in my dreams. When will you arrive? I stare at my empty hand, wondering if I'll ever be completed by yours. Maybe I'll wait until the cosmos millets paddy and trees wither away, until autumn allows my loneliness to fall like leaves. Then maybe I'll actually be able to let it all go. I'll wait forever until I get the courage to let you go, or I will wait forever until you find someone to hold close. Until then, I guess I'll wait for as long as it takes. Not today, not tomorrow, but someday. Someday I'll let you go. The flowers I have woven will wither, but so will the pain. Until then, I'll be there, waiting, hoping for a reunion in dreams, or for the courage to finally let you go. And there's an epilogue. The regret of not following my heart will always be greater than any pain, not for my own loss, but for the missed opportunity to love you, for the chance to see you smile, to hold you in my arms. That's why, no matter how sad I am, I choose to wait for you. ओके, दैट्स ब्यूटीफुल मैम, दैट वाज ब्यूटीफुल। मुझे कहीं मेरे लिए जो कहना हुआ एज ए होल, सबसे अच्छा जो चीज़ लगा, एक जो विजुअल जो आ रहा है मेरे दिमाग में, बहुत सारे पूरे फुल ऑफ विजुअल्स हैं। तो बहुत अच्छा पोएम है। तो जब हम राइटिंग की बात करते हैं, आज अरुणाचल प्रदेश में राइटिंग बहुत आगे बढ़ रहा है और इसी तरह अरुणाचल लिटरेचर फेस्टिवल भी मनाया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि आप भी एक लिटरेचर से रिलेटेड हैं, तो इससे और राइटर्स को फ्लरिश होने में कितना मौका मिल सकता है? I think writing is something that comes through your emotion, and anybody is a writer who writes, expresses their emotions in words. तो हम ऐसे नहीं बोलते कि कोई राइटर जैसे कि मैंने अभी लिखा and then there are tough words and then there are tough sceneries, imageries, metaphor, alliterations, वो सब मिला के आप एक राइटर बन सकते हैं. I think somebody who wants to express their sentiments and emotions through words, या to promote social cause, या फिर आपका हार्ट का क्लोज में कोई कॉज है, तो आई थिंक दे आर अ राइटर. एंड इफ दे फील लाइक परस्यूइंग देयर करियर इन राइटिंग, देन दे शुड रियली स्टार्ट फ्रॉम नाउ. क्योंकि मैंने भी थोड़ा लेट ही स्टार्ट कर दिया, रियलाइजेशन बहुत देर से हुआ. तो मुझे लगता है कि मुझे पहले से स्टार्ट करना चाहिए था, तो और शायद मैं ग्रो करती और पॉलिश होती. जी, तो लिटरेचर जो फेस्टिवल है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, तो आप लोगों के जैसे राइटर्स हैं, उनको पॉलिश करने में कितना फ़ायदेमंद होगा? I think I've never been in a lit festival, but then इस बार मैं जाने के बारे में सोच रही हूँ. There are a lot of resource person who I think जो lit festival में आते हैं, and then they inspire the young writers. तो yes, उनसे इंस्पिरेशन मिलेगी, क्योंकि मेरा भी रियलाइजेशन तभी हुआ था जब प्रोफेसर तिमोथी सुब्बा आए थे एज अ रिसोर्स पर्सन हमारे कॉलेज में, एंड ही स्पीक अबाउट हिज जर्नी, एंड देन he said ना वो लाइन की that speaks about universal truth, and anything that you expresses through your word is writing, and वो ही एक क्रिएटिव राइटिंग बन जाता है धीरे धीरे. तो yes, मतलब वहाँ से आप ज़रूर इंस्पिरेशन ले सकते हैं. जी, तो ये तो हुई आपके राइटिंग की बात, आपके लिटरेचर की बात. अब बात करते हैं एंकरिंग की. आप सिंगिंग रियलिटी शो ऑफ अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल आइडल के ऑफिशियल होस्ट हैं. तो ये मौका आपको कैसे मिला? ये मौका तो मुझे भी नहीं पता कैसे मिला, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी. आई थिंक डेस्टिनी बोलते हैं ना, फेथ. आई बिलीव इन दैट. कुछ भी करो, लेकिन अगर आपकी डेस्टिनी में वो डेस्टाइन है, तो आपको मिल के ही रहते हैं. तो आई थिंक जब मैंने पहले एंकरिंग शुरू किया था नामसाई में, तो बहुत सारे एंकरिंग करने के बाद आई वॉज गिवन द अपॉर्चुनिटी टू होस्ट महासांकेन फेस्टिवल. तो जब मैंने वो होस्ट किया था, तब आई थिंक तानालिज्म MD of Arunachal Idol, and then Malu Atusir, chairman of Arunachal Idol, वो लोग आए थे to make a documentary on महासांकेन. तो जब वो लोग आए थे, तो I was hosting on stage. उन्होंने मुझे वहाँ से स्काउट किया था, and they at first approached me for background voice,
के लिए, महासांगन के लिए, बिकॉज आई वॉज देयर एंड दे सॉ सम पोटेंशियल इन मी, तो उन्होंने उनके लिए मुझे अप्रोच किया था। उसके बाद अप्रोच करने के बाद वो लोग गायब हो गए गायब हो गए, और फॉर लाइक अ ईयर वो लोग गायब थे। एंड देन व्हेन आई केम टू ईटानगर एंड स्टार्टेड न्यूज़ एंकरिंग, तो तब आतू सर ने मुझे कॉल किया था, कॉल करके कहा था फॉर पीआर ऑफ अरुणाचल आइडल। एंड तब से मुझे नहीं पता था पीआर क्या है। देन ही टोल्ड मी दैट यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू हैंडल आवर सोशल मीडिया। तो मैंने सोचा कि इजी है, चलो कर लेते हैं बोल के, बिकॉज आई एम वेरी ओपन माइंडेड। हमको कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, आई एम लाइक ओके लेट्स ट्राई फर्स्ट ना। तो मैंने ट्राई किया। उसके बाद आई मेट तानादिज्म, एंड एक्चुअल में मिस्टर तानादिज्म का नंबर मेरे फ़ोन में पहले से था, बिकॉज ऑफ दैट। ओके जी जी। तो ऐसे घूर फिर के एक ही सर्कल में हम लोग वापस आ गए थे। एंड क्या इवन द डायरेक्टर एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अरुणाचल आइडल, इवन ही वाज सेइंग कि क्या था, मेरा आपका नंबर मेरे फ़ोन में पहले से सेव था, एंड आई वाज सो शॉक्ड बोल के। तो तब हम दोनों बाद में रियलाइज़ किए कि वी फर्स्ट टॉक्ड ऑन 1 साल पहले फॉर दिस महासांगन का डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। तो तब हम दोनों रियलाइज किए इट्स फेट, घूम फिर के वापस आ गए। एंड इवन ही सेड कि एट दैट टाइम व्हेन यू वर एंकरिंग ऑन स्टेज वी वर थिंकिंग अबाउट अप्रोचिंग यू फॉर द होस्ट ऑफ अरुणाचल आइडल। तो उसका बाद फिर उन्होंने फिर होस्टिंग का बात शुरू किया, तो फिर मुझे होस्ट बनाया गया वहाँ का। एंड देन यस, उसके बाद से जर्नी कंटिन्यूज। जी, तो लिज़ा हम भी ये भी जानना चाहते हैं कि जब आप एक इवेंट होस्ट करती हैं, इवेंट को एंकर करती हैं और रियलिटी शोज़ को होस्ट करती हैं, तो चैलेंजेस क्या क्या हैं पर्टिकुलरली रियलिटी शोज़ में? पर्टिकुलरली रियलिटी शोज़ में उसमें जब when you are on stage you are very free, you're free to say anything, then you don't have to go rewind, reverse it back and then reshoot it again. तो reality show में ऐसे है कि you cannot say everything that you want, it's almost scripted. आपको स्क्रिप्ट बना के जाना होता है, एंड देन यू हैव टू नो द स्टोरी लाइन, एंड देन एज अ होस्ट हम लोग को कंटेस्टेंट से भी बात करना होता था टू नो अबाउट देयर बैकग्राउंड सो दैट वी कैन आस्क देम क्वेश्चंस ऑन स्टेज। बट व्हेन यू आर इन एन इवेंट इट्स लाइव एंड देयर इज नो शूटिंग वगैरह, तो तब समय आप कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, चलते। मिस्टेक्स आर लाइक क्या था, वो लोग ब्लाइंड साइड कर देते हैं। तो रियलिटी शो में ऐसा नहीं होता है, वन मिस्टेक एंड यू हैव टू रीशूट द होल थिंग अगेन। तो वो चैलेंजिंग था। एंड देन आपको हमेशा कंटेस्टेंट्स लोग के साथ बने रहना पड़ता है, एंड देन यू हैव टू ऑल्सो बी क्रिएटिव, बिकॉज आप शो को बोरिंग तरीके से सिस्टमेटिकली जैसे ट्रेडिशनल वे में चलते हैं कि सिर्फ क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू डू मजाक मस्ती एंड ऑल। तो उसके लिए आपको कंटेस्टेंट्स लोग से भी फ्री होना पड़ता है, जजेस लोग से फ्री होना पड़ता है। तो इन कम्युनिकेशन वाइज यू हैव टू बी अ लॉट मोर इंटरेक्टिव एंड कोऑर्डिनेटिंग व्हेन यू आर ऑन कैमरा। जी, तो आज के जनरेशन पर्टिकुलरली आपके जो जनरेशन है, इससे एमसिंग हुआ, एंकरिंग हुआ या होस्टिंग हुआ, तो इसको करियर के तौर पे सीरियसली लेना चाहते तो ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, बट अब एक रियलिटी चेक ये भी है कि यू नो at a particular age you can't, so you have to have a plan B also. You can't be like so focused on plan A. हम यही बोलेगा कि for now and for a set of time period you can take it as a career, but you have to think about it. or you have to be very very sure about it, क्योंकि मेरा parents भी ऐसा था, when I choose anchoring they were like क्योंकि हम छोटे से इतना स्टूडियो से इंट्रोवर्टेड था, तो दे नेवर बिलीव आप एंकरिंग कर सकते हैं बोल के। तो व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड हम बहुत डर के किया था हम भी, देन धीरे धीरे होते गया। तो नाउ दे आर सपोर्टिव एक्चुअल में मुझे से। थोड़ा माइंडसेट चेंज होने में टाइम लगता है लोगों का, एंड फैमिली भी सपोर्टिव होने में टाइम लगते हैं। एंड व्हेन आई से कि आपको श्योर बहुत होना पड़ेगा ना, तो देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस। फर्स्ट तो आपका फैमिली है, बिकॉज दे वोंट टेक इट लाइटली ना, जब आप बोलोगे कि मुझे एंकरिंग लेना है एज ए करियर, एज ए प्रोफेशन।
तो मेरा फैमिली भी इट्स लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो लोग ना 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 ना, बट अभी जैसे जैसे धीरे धीरे आई एम प्रोग्रेसिंग, दे आर अलाउइंग मी, एंड ऑल्सो समटाइम्स दे आस्क मी कि तुम कोचिंग क्यों नहीं करते, एंकरिंग का कोई कोचिंग नहीं होते, आई एम लाइक ओ अच्छा। ओके। तो इस हिसाब से आपने टिप्स भी दे दिया कि फाइनली ये कह सकते हैं कि अगर इफ यू आर रियली सीरियस आप यस। इसे करियर के तौर पे ले सकते हैं, लेकिन पिगी रहना पड़ेगा, हाँ। पार्ट प्लान बी साथ हाँ, में रहना। प्लान बी साथ में रहना तो लिसा, थोड़ी देर पहले जब हम किस तरह से आपको अरुणाचल आइडल मिला होस्ट करने के लिए, उसमें आपने एक वर्ड यूज किया था, बैकग्राउंड वॉइस। तो आप एक बैकग्राउंड वॉइस आर्टिस्ट भी हैं। हाँ। तो एग्जैक्टली एकदम कम शब्दों में हम जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली बैकग्राउंड वॉइस आर्टिस्ट क्या है, क्योंकि आप फिर कहते हैं ना कि अरुणाचल प्रदेश में ये सब नया कॉन्सेप्ट है। बैकग्राउंड वॉइस आर्टिस्ट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एंकरिंग एंड होस्टिंग, क्योंकि उसमें आपका चेहरा दिखाई नहीं देते, तो योर वॉइस हैज़ टू बी क्रिएटिव एंड वेरी वेरी इंटरेक्टिव एंड एंगेजिंग। तो जब आप एक स्क्रिप्ट देते हैं आपको बैकग्राउंड वॉइस ओवर के लिए, जैसे कि टूरिज्म के लिए हो गया, हो नेचर के लिए, आई हैव डन दिस नामदफा एंड विजयनगर, एंड देयर आर लॉट ऑफ क्या था गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जिसके लिए मैंने वॉइस ओवर दिया है। तो उसमें आपका वॉइस ना बहुत कॉन्फिडेंट, एट द सेम टाइम जैसे आपका वो स्क्रिप्ट डिमांड करते हैं कि काम होना है, सटल होना है, सीरीन होना है, जैसे होना है वैसे आपको ढल जाना है उसमें, एंड योर वॉइस हैव टू स्पीक मोर इंटरेक्टिव, एंड इट हैज़ टू बी एंगेजिंग टू द ऑडियंस। जी। तो लिसा, मैंने पहले कहा था कि आप एक वर्सेटाइल पर्सनैलिटी हैं। तो आपने मिस अरुणाचल 2022 में भाग लिया था, उसमें टॉप 5 फाइनलिस्ट में थी। तो अब उसको याद करती हैं तो कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? वो एक्सपीरियंस व्हेन आई थिंक अबाउट ब्यूटी पेजेंट ना, वापस से हील पहन के मॉडलिंग करने मन करते हैं, बट या अ होल लॉट ऑफ डिफरेंट एक्सपीरियंस एज बीइंग अ वुमेन। हमको लगता है कि आपको वो फेमिनिटी जो आप ब्यूटी पेजेंट में जाके करते हो एंड यू फील लाइक अ वुमेन, वो वाला फीलिंग आते हैं जब व्हेन आई थिंक अबाउट दैट टाइम पीरियड। जी। तो कुछ ऐसा मोमेंट जो बहुत यादगार हो? बहुत यादगार हो, आई थिंक द टाइम दैट आई स्पेंड विद द अदर कंटेस्टेंट्स, ओके। क्योंकि दूसरे कंटेस्टेंट्स लोग का साथ इंटरेक्ट करने में मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा था जी। क्योंकि वो लोग डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से थे, तो आई गेट टू नो अ लॉट अबाउट देम, क्योंकि उनके कल्चर के बारे में, देन एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो डिफरेंट पर्सनालिटीज, तो वो सब जानने में, एंड देन वी टॉक अ लॉट अबाउट क्या था बीइंग ऑन अ सेम ग्राउंड। हम लोग का ऑलमोस्ट कॉन्वर्जेशन एक ही होता था कि वाह कैसे करेगा ना ओके। नर्वसनेस जो, ओह आप इतना अच्छा कर रहे हैं, नहीं पता है आपका स्पीकिंग स्किल्स इतना अच्छे हैं, नहीं आपका वॉकिंग स्किल्स इतना अच्छे हैं। तो वो छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं ना, छोटे छोटे मोमेंट्स एंड थिंग्स दैट वी डू देयर एंड दैट वी स्पीक अबाउट, वो सब। एंड देन द ग्रूमिंग सेशन, हम लोग का कोरियोग्राफर बहुत अच्छा था, ही वॉज फ्रॉम नागालैंड, तेजा सिकोसी बोल के, एंड हम लोग बहुत सारे पिकअप लाइन्स लेते थे उनका, क्योंकि नागालैंड लोग एक्सेंट अलग होते हैं जी। तो ही वाज लाइक ऑल बाबा ओह ऐसे करके। तो व्हेन जब कोरियोग्राफी ख़त्म हो गया, रिहर्सल्स ख़त्म हो जाते थे, तो हम लोग रूम में वापस जाके तेजा से नकल उतारते तो वो सारे मोमेंट्स, छोटे छोटे फन मोमेंट्स, वो सब याद आते हैं। तो आई होप कि जब किसी दिन तेजा जी भी ये सुने तो उनके बारे में तो उनको भी बहुत अच्छा लगे। तो लिसा, ये तो बहुत सारे मतलब बात हुई, आप टीचिंग भी करती थी। टीचिंग लाइन कैसे घुसा वो मैं आपको बताती हूँ। माई मम इज़ लाइक सो परसिस्टेंट, मतलब बहुत ज़िद्दी है मेरी मम। तो माई मम डजंट टेक एंकरिंग एज अ करियर, डजंट टेक ब्यूटी पेजेंट ऑल्सो एज अ करियर, बिकॉज होते हैं ना वो जनरेशन के लोग हैं, दे वांट अस टू बी सक्सेसफुल। तो उनका सक्सेसफुल का मीनिंग है कि IPS, IAS, डॉक्टर एंड बीइंग अ टीचर। तो तब समय जब लॉकडाउन में मैं वापस आई थी घर, तो आई वॉज डूइंग नथिंग,
ऑलमोस्ट लाइक कुछ भी नहीं करके हम बच्चा लोगों को ट्यूशन पढ़ा रहा था नेबरहुड्स लोग का, क्योंकि तब समय कहीं जाना भी नहीं हो रहा था। तो फिर माय मॉम सेड कि सामने वाले स्कूल से क्या था टीचिंग का जॉब के लिए अप्लाई करो। ओके, देन आई वाज लाइक नहीं, एमए हुआ नहीं, कहाँ से कहाँ से टीचिंग करूँ मैं। तो इतना मुझे एक महीना तक मॉम वाज लाइक टॉर्चरिंग मी एवरी डे। शी इज सेइंग कि कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। तो बाद में हमने ओके आई क्यों जा रहे अप्लाई करने जा रहे, तो मैं चली गई थी। तो एट फर्स्ट तो सिर्फ ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लेके वो लोग तो मुझे दे नहीं रहे थे। तो ऑफिस वर्क के लिए मुझे रखा था सिस्टर ने। तो मुझे अंडर ऑब्जर्वेशन लाइक फॉर 6 months और 5 months रखा गया था। देन जो प्रिंसिपल थी उनका नाम सिस्टर तेजस, तो उन्होंने देखा कि ओके आई एम वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी डेडिकेटेड। तो तब जाके उन्होंने मुझे एज एन असिस्टेंट टीचर उनके प्राइवेट स्कूल में अपॉइंट किया था। जी, तो हम जानना चाहते कि कौन से स्कूल में पढ़ाती थी? सेंट अल्फोंसा, ओके। सेंट अल्फोंसा स्कूल गुनानगर के जी वो स्कूल में। जी। तो जैसे अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं यंग आर्टिस्ट की, वर्सेटाइल पर्सनैलिटी की, तो जब हम अरुणाचल प्रदेश में यूथ की बात करते हैं तो आज कुछ यूथ हैं जो भटके हुए हैं। जैसे आप नमसाई से हैं तो नमसाई की बात करें या तो लोहित डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो ये आम बात है कि ज़्यादातर यूथ जो है ड्रग एडिक्टेड हैं या ड्रग अब्यूज़ के शिकार हैं। तो आपको क्या लगता है कि उन यूथ को किस तरह से चैनलाइज करना चाहिए ताकि वो वहाँ से उन्हें अच्छे रास्ते पे ला सके? आई थिंक लाइफ स्टाइल फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड योर सोशल सर्कल जो है ना वो इम्पॉर्टेंट रखते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज अनएम्प्लॉयमेंट। तो नामसाई इज one of the district that is growing, increasing rate in drug abuse and everything. तो वही है कि what I felt as a person, मैं ऐसे सोचती हूँ कि एज एन इंडिविजुअल आपको खुद का ऊपर बहुत काम करना चाहिए। लाइक इतना काम कीजिए दैट यू डोंट हैव टाइम फॉर दीज थिंग्स, दिस नेगेटिव थिंग्स दैट विल टेक यू फॉर ड्रग अब्यूज़ एंड अदर थिंग्स ना। तो जब मैं लॉकडाउन में थी तो मैं समझ सकती हूँ कि मोस्ट ऑफ द यूथ्स वुड फील डाउन एट दैट टाइम, क्योंकि मैं कितनी डिप्रेशन में थी क्योंकि माई लाइफ इज सो प्लान आउट। ग्रेजुएशन के बाद एमए के बाद दिस दिस दिस। तो तब मैं जब घर आई थी तो आई वॉज ऑलमोस्ट लाइक वेरी वेरी डिप्रेस कि घर बैठ के कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो समझ सकती हूँ कि यूथ्स भी ऐसे फील करते होंगे, एंड दैट्स हाउ दे वेंट इनटू ड्रग्स फॉर फन एक्टिविटीज़ एट फर्स्ट। तो वो लोग सोचते होंगे। तो तब समय मैं खुद को कैसे मोटिवेट करती थी, इट्स लाइक जब मैं लॉकडाउन में घर वापस आई थी तो आई स्टार्टेड एट फर्स्ट द फूड डिलीवरी सर्विस, ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस, क्योंकि तब से मैं रेस्टोरेंट्स खोलना मना था। तो मैंने मेरे दोस्तों को बुलाया एंड देन वी स्टार्टेड दिस फूड डिलीवरी सर्विस। उसके बाद फूड डिलीवरी से फिर होस्टिंग से बैकग्राउंड वॉइस, एंड देन स्टार्टेड विथ टीचिंग एंड ऑल। तो वही आप खुद को एंगेज करके रखना है। एवरी अपॉर्चुनिटी दैट नॉक्स एट योर डोर यू हैव टू ओपन इट एंड देन बाय फैला के बस गले लगा लो। तो वही है, आपको लाइफ में डिप्रेस होने का मौका नहीं देना है आपको खुद का लाइफ में। यू हैव टू लव योर सेल्फ एंड लव योर लाइफ, एंड इफ नथिंग्स वर्किंग आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी, बिकॉज समटाइम्स अपॉर्चुनिटी डजंट नॉक एट योर डोर, यू हैव टू वॉक टू दैट अपॉर्चुनिटी। तो वही है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड देन लाइफ स्टाइल। आपका सोशल सर्कल भी बहुत मायने रखते हैं। माई फ्रेंड्स सर्कल इज़ वेरी स्मॉल, ऐसे कि ये 5 उंगली गिन सकते हैं ऐसे मेरा फ्रेंड सर्कल। तो एंड कोई बाहर का इंसान मतलब ये सर्कल का अलावा मुझे बुलाते तो मैं नहीं जाती हूँ। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर बाउंड्रीज ऑल्सो। ओके जी, तो आपने कह दिया कि आजकल जो है एवेन्यूज बहुत सारे हैं, ऑप्शंस ओपन हैं, तो उसको ग्रैब करना चाहिए अपॉर्चुनिटीज। तो फिर एज ए होल फिर अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। आजकल जो बहुत ट्रेंड में है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पर्टिकुलरली फीमेल ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। कहते हैं कि ये फ्लैश ड्राइव के लिए। तो इस संदर्भ में इस आपका क्या ओपिनियन है? Meena, that's a very heavy topic. Very heavy topic. Even I'm writing a novel. What I felt is कि आपका social status
that matters, and also your family background. I think जब मैं novel लिख रही थी तो there's a girl about that girl that who went into the prostitution. अभी तक वो novel complete नहीं हुआ है, आधा है. तो I'm still studying about this human trafficking and prostitution क्योंकि बहुत heavy topic है तो I have to learn it. So I think your family background matters most, and then your social status matters most in this क्योंकि वही लोग human trafficking में फंसते हैं who are poor, Okay. who doesn't have a means of employment, and then और जो family background जैसे कि जिनके broken family से belong करते हैं या फिर abuse सहा है उन्होंने पिछले past में as या फिर उन्होंने face किया ये सब चीज़ें. तो I think वो सब चीज़ें बहुत matter करती है, and your education also matters a lot because if you are educated, I don't think that you will go for human trafficking and stuff like that. So I think education wise and social status wise, and then your family background, having a healthy family background is very important first of all though. Then comes your education. तब आपका शायद सोशल स्टेटस भी पुअर क्यों ना हो, आई डोंट थिंक सो यू विल गो इनटू दैट एरिया. जी, तो हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में जो आपने कहा कि वो सभी चीज़ उन्हें भी पता चले और कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम भी हो. तो अंत में पर्टिकुलरली यूथ को और यूथ में से भी कैटेगरिकली विमेन फोक्स को क्या कहना चाहेंगे? विमेन फोक्स को आई वुड से कि डोंट गिव अप, एंड हम हमेशा ये कोट यूज़ करते हैं एवरीथिंग दैट क्या था मेरे लाइफ में जब डाउन चला जाता था और कुछ भी नहीं हो रहा होते दैट हम एक चीज़ हमेशा बोलते हैं खुद को कि गुड थिंग्स ऑलवेज टेक्स टाइम, एंड मे बी इट्स टेकिंग मोर टाइम देन यू थॉट इट वुड टेक, बट इट विल बी वर्थवाइल. तो फॉर वीमेन फोक्स हम यही बोलेगा कि इवन इफ़ योर लाइफ इज सर्कलिंग बैक टू व्हाट यू थॉट कि ज़ीरो में आके वापस रुक गया है, तो डोंट गिव अप बिकॉज ज़ीरो से फिर आप स्टार्ट कर सकते हो. बिकॉज हम भी ऐसा था कि टीचिंग का बात क्या, फिर ये का बात क्या, तो ऑलमोस्ट आई वॉज इन ज़ीरो 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 एवरीवेयर. लेकिन ज़ीरो इज़ नॉट द डेफिनेशन ऑफ लूज़र और योर डिफीट वाला चीज़ जो, तो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो. एंड यस, डोंट गिव अप. ओके, थैंक यू लिसा, आप हमारे स्टूडियो में आए और अपने बारे में इतनी सारी बातें साझा की और इतनी सारी ज्ञानवर्धक जानकारियाँ भी दी. इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.